दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स सेटिंग के बारे में, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे पहला डेफिनेशन ऑफ फॉर्मवर्क, सेकेंड देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फॉर्मवर्क, एक अच्छे फॉर्मवर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। थर्ड देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फॉर्मवर्क का कितना कैटेगरीज है। और फोर्थ में देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क, मीन्स फॉर्मवर्क कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का मटेरियल हम लोग फॉर्मवर्क के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फॉर्मर कंस्ट्रक्शन, फॉर्मर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद है डिसर्टिंग, डिसर्टिंग हमको कब करना चाहिए, कितना दिन में करना चाहिए। ओबीसी के लिए कितने दिन में होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितने दिनों में आपका डिसर्टिंग होना चाहिए। फेल्यूर ऑफ फॉर्मवर्क मीन्स फॉर्मर फेल्यूर किस किस केसेज में हो जाता है। और जो हम लोग फॉर्मवर्क करेंगे उसके लिए सर्टिफिकेशन क्या है। तो डिफिनीशन ऑफ फॉर्मवर्क में पहला है फॉर्मवर्क एक मोल्ड या ओपन बॉक्स की तरह होता है, जैसा कि आप कंटेनर देखे होंगे, जिसमें हम लोग एक फ्रेश कंक्रीट पैचिंग प्लान से ला के और उसमें कोट करते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पैक्टेड के बाद उसका एक प्योर शेप इनर साइड से जनरेट होता है। जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो हम लोग फॉर्मवर्क को बेसिकली हटा देते हैं और एक सॉलिड मास, एक ठोस दरमियान उसके अंदर प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न होता है, जो फॉर्मवर्क के इनर साइड में रहता है। फॉर्मवर्क ऐसा होना चाहिए कि वो दो टाइप का लोड मीन्स डेड लोड और लैब लोड को ले सके उसके सेल्फ लोड के अलावा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम का फॉर्मवर्क किया हुआ है। ये कॉलम का इसमें क्या है, ये आपका शोल्डर होता है, ये स्टड जैक है, इसको हम लोग स्टड जैक बोलते हैं। और ये पैनल है, ये आप रेफ्ट फाउंडेशन है, देख सकते हैं। अब है सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फॉर्मवर्क, एक अच्छे फॉर्मवर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका मटेरियल सस्ता होना चाहिए और वो मटेरियल हम मल्टीपल टाइम यूज कर सके, वैसा मटेरियल होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो मटेरियल फॉर्मवर्क ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर स्वेलिंग और सिंकेज का मैक्सिमम चांसेज ना हो, कम से कम चांस हो, मीन्स वो फैल ना सके, सिकुड़ ना सके। सरफेस फॉर्मवर्क का जो है वो आपका स्मूथ होना चाहिए, ताकि हम उसको अलग करें तो कहीं पे ऐसा ना हो जाए टूट जाए फूट जाए। उसके बाद है लाइटिंग वेट, वेट जो है उसका हल्का होना चाहिए, ताकि एक साइड से या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में ले जाने के लिए हमें आसानी से उसको कैरी कर सके, लोडिंग अनलोडिंग में आसान हो। उसके बाद है ये प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंक्रीट जो है वो वेट होता है, गीला कंक्रीट होता है, और अगर उसको वाटर प्रूफ नहीं रहा तो कंक्रीट के अंदर का जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने से आपका जो कंक्रीट का जो सेक्शन है, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद है मटेरियल ऑफ फॉर्मर शुड नॉट वार्प या गेट स्टूटेड, अगर हम इसको किसी दूसरे एलिमेंट पे एक्सपोज करते हैं तो आपका विकृत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लीकेज, जो सीमेंट ग्राउंड का है उससे बचाने के लिए जो भी जॉइंट है फॉर्मर का उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना चाहिए। और डिफ्लेक्शन मीन्स जो नीचे की ओर झुका हुआ होता है ना, वो आपका कम होना चाहिए। कैटेगरीज ऑफ फॉर्मर्स में पहला टाइप है वो है आपका कन्वेंशनल टाइप, बहुत ही पुराना टाइप है ये। इसमें क्या है, द फॉर्मवर्क इज बिल्ट ऑन साइट आउट ऑफ टिम्बर या मॉइस्चर रेसिस्टेंट पार्टिकल। इस केस में हम लोग साइड पे ही इसका टिम्बर यूज करके या मॉइस्चर पार्टिकल बोर्ड का यूज करके हम लोग बना लेते हैं। साइड आसानी तरीके से ये आप साइड पे कट कर सकते हैं, साइज जो आपको ज़रूरत है उसके अनुसार इसको कटिंग फिक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। लार्जर स्ट्रक्चर के केस में इसका यूज करना उतना बेहतर नहीं है, अगर आपको टाइमली कंप्लीशन प्रोजेक्ट का हो सके तो। इन द इट इज स्टिल एक्सटेंसिव, ये बड़े पैमाने पे अभी भी यूज किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोक्यूरिंग फॉर्मवर्क जो है, जैसे कि आपका रीयूजेबल मटेरियल फॉर्मवर्क का खरीदेंगे और वो उसका कॉस्टिंग और लेबर का कॉस्टिंग दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसका लेबर के कंपेरिजन में महंगा हो जाता है। वैसे जगह के लिए ये अभी कम यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है और लेबर कॉस्टिंग कम है, तो वहाँ पे अभी भी कन्वेंशनल टैप ही यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। सेकेंड है आपका मॉडर्न डे फॉर्मवर्क। मॉडर्न डे क्या है, यह एक मोस्ट कॉमनली मॉडुलर टाइप होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये डिज़ाइन किया जाता है स्पीड और एफिशिएंसी के लिए, मतलब अच्छे स्पीड से और अच्छी एफिशिएंसी के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो मेन टाइप्स है अभी के दिनों में वो है आपका टेबल फॉर्मवर्क, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉर्मवर्क भी बोलते हैं। सेकेंड है सिस्टम कॉलम फॉर्मवर्क, थर्ड है स्लीप फॉर्मवर्क, और फोर्थ है आपका टनल फॉर्मवर्क। ये आप देख सकते हैं, ये मटेरियल जो यहाँ पे है ये सॉफ्ट है,
ये स्कैफोल्डिंग मटेरियल है पूरा। ये कॉलम का फॉर्मवर्क, ये स्ट्रेट जैक, ये पैनल, ये कायर है, इस केस में भी फॉर्मवर्क आप यहाँ देख सकते हैं। ये टावर क्रेन, स्लीप फॉर्मवर्क ये था। उसके बाद है आपका प्री फैब्रिकेटेड फॉर्मवर्क, जैसा कि ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। ये पैनल है प्री फैब्रिकेटेड, स्ट्रेट जैक है। ये फॉर्मवर्क इज बिल्ट आउट ऑफ प्री फैब्रिकेटेड मॉडलर विथ ए मेटल फ्रेम। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो स्टील और एल्यूमिनियम का रहता है। एंड कवर ऑन द एप्लीकेशन कंक्रीट साइड विद द मटेरियल हैविंग द वांटेड सरफेस, जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, टिम्बर। अब हम देखेंगे मेजर ऑब्जेक्टिव जो कंसीडर किया जाता है फॉर्मवर्क में, वो 3 है। नंबर 1 इज क्वालिटी, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सेफ्टी, और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमी। ये थर्ड मीन्स पहले जो है क्वालिटी। क्वालिटी इस मतलब मटेरियल जो है फॉर्म्स इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसका सफिशियंट, पर्याप्त स्टिफनेस हो, एक्यूरेसी हो, ताकि जो सेफ है, साइज है, पोजीशन है और जो फिनिश कास्ट होकर कंक्रीट निकलेगा वो मेंटेन है। सेकेंड है सेफ्टी। ये इस तरीके से बनना चाहिए ताकि उसका स्ट्रेंथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर हो, ताकि वो सभी टाइप का लोड लेने के लिए कैपेबल हो, जैसे डेड लोड, लेग लोड। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि कम टाइम लगे, कॉस्टिंग भी कम हो। अब टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स जनरली 4 तरीके का है। पहला है आपका टिम्बर फॉर्मवर्क्स, दूसरा है स्टील फॉर्मवर्क, तीसरा है प्लास्टिक फॉर्मवर्क और चौथा है आपका एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क्स। टिम्बर फॉर्मवर्क जो आप यहाँ देख सकते हैं, बीम के केस में टिम्बर फॉर्मवर्क का यूज किया गया है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन मटेरियल है जो ब्रासिंग और मेंबर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे हम ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क भी करते हैं। इसको आसानी तरीके से साइड पे ही काट सकते हैं, आसानी तरीके से लगा भी सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट हो आप साइड पे उसको कटिंग करने में आसान होता है। ये स्टेयर केस में आप देख सकते हैं टिम्बर फॉर्मवर्क जो यूज किया गया है यहाँ पे। स्लैब के केस में टिम्बर फॉर्मवर्क का यूज। अब एडवांटेज, इससे क्या क्या फायदा है। जैसे पहला है इजी हैंडलिंग बिकॉज इट्स लाइट। इसका इतना हल्का वेट होता है कि आप आसानी तरीके से इसका हैंडलिंग कर सकते हैं, आसानी से डिसेंबल किया जा सकता है। इसमें थर्ड है आपका जो पार्ट डैमेज हो जाता है अगर, तो आप एक नया पार्ट अच्छा बना के वहीं पे जैसा शेप, जैसा साइज और जितना लेंथ का लगेगा वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेशन होता है और ये कोल्डर रीजन के लिए बहुत ही यूजफुल मटेरियल है। जैसे कि आप सिक्किम, मनाली, शिमला का यूज करेंगे, इस लोकेशन में क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से इसका जो एडवांटेज है वो है टिम्बर फॉर्मवर्क का, कि थर्मल इंसुलेशन ज़्यादा होता है, तो वो आपका कोल्डर रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। साइड लेवल भी आपको इस केस में कम लगेगा। डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग, हैव लिमिटेड यूज। आप इसका लिमिटेड रीयूज कर सकते हैं, एक से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। अगर टिम्बर ड्राई हो जाता है तो सेकेंड डिसएडवांटेज जो इसका है वो है कि अगर आपका भीगा कंक्रीट आता है मान लीजिए और ये मटेरियल ड्राई है, उस केस में क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है कंक्रीट का, उस कंक्रीट मेंबर का, कंक्रीट से अगर वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो रिजल्टेंट है कंक्रीट मेंबर का वो सेक्शन वीकर हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। थर्ड है टिम्बर विथ, इसका हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, मोर देन 20% मॉइस्चर कंटेंट इसका होता है, तो वेट कंक्रीट विल सिंक एंड कप लीडिंग टू ओपन जॉइंट्स एंड लीकेज ऑफ द ग्रोथ। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे स्टील फॉर्मवर्क। स्टील फॉर्मवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा टिकाऊ भी होता है और इसका लॉन्गर लाइफ है, ज़्यादा लाइफ भी है अगर टिम्बर से कंपेयर करेंगे, इसलिए इसका यूज जो है वो मोर देन है। स्टील फॉर्मवर्क कैन बी इंस्टॉल एंड डिसमेंटल विथ ग्रेटर ईज एंड स्पीड। एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और आसानी तरीके से इसका डिसमेंटलिंग भी कर सकते हैं और आपका इंस्टॉल भी किया जा सकता है। यह है आपका स्टील फॉर्मवर्क। अब जो एडवांटेज है वो है आपका वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू कैरी लोड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लोड कैरी करने के लिए एबल है, कैपेबल है, आसानी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। थर्ड है इसका यूनिफॉर्म साइज और सरफेस भी होता है। ये आपका मोर नंबर ऑफ टाइम्स इसका यूज कर सकते हैं मटेरियल का। ये बहुत ही टिकाऊ होता है टिम्बर के कंपेरिजन में, इसमें कोई सिंकेज होने की चांसेस नहीं होती है, ये आपका झुकेगा नहीं।
डिसएडवांटेज जो है स्टील फॉर्मवर्क का वो है पहला, एक्चुअली अगर वुड से कंपेयर करेंगे तो स्टील का रेट ज़्यादा है, इसलिए ये मोर एक्सपेंसिव होता है। और ड्यू टू हाई वेट हैंडलिंग इज डिफ़िकल्ट। अगर आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में उस मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करके ले जाना चाहेंगे तो एक्चुअली हाई वेट होता है वुड के कंपेरिजन में। वेट ज़्यादा होने की वजह से वो हैंडलिंग करने में थोड़ा कठिन होता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट है इसका एक डिसएडवांटेज। लिमिटेड साइज और शेप में अवेलेबल है। प्लास्टिक फॉर्मवर्क, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक फॉर्मवर्क का एक फोटोग्राफ। ये प्लास्टिक फॉर्मवर्क है। इसकी विशेषता जो है प्लास्टिक फॉर्मवर्क में लाइट वेट हल्का वेट होता है, रीयूजेबल, ये आपका मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसका केमिकल रेसिस्टेंस होता है। उसके बाद फंगस से जो टर्माइट जो है उसका रेसिस्टेंट होता है। ये कैन बी इजली कट एंड नेल्ड, आसान तरीके से इसको कट कर सकते हैं और वुड वर्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। डैमेज ऑन द फॉर्मर कैन बी इजली रिमूव, अगर फॉर्मर पे कोई भी डैमेज है तो आसानी तरीके से उसको हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत यूजफुल होता है कम्प्लेक्स शेप के लिए और स्पेशल फीचर के लिए। डिसएडवांटेज इसका है आपका 3। पहला है एक्सपेंसिव है, फर्स्ट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपेरिजन आपका वुड और स्टील के कंपेरिजन में। लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है क्योंकि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी उतना नहीं हो सकता, प्लास्टिक मटेरियल है। डैमेज ऑफ प्लास्टिक बाय द हीट, अगर आप ये गर्मी के दिनों में जहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 42 डिग्री होता है उस केस में अगर इस फॉर्मर को यूज करेंगे तो डैमेज होगा क्योंकि हीट जनरेट होगा तो प्लास्टिक मटेरियल है, गलने लगेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, मजबूत होता है, लाइट होता है। और अगर आप देखेंगे तो इसके लिए सपोर्ट और टैच की जरूरत होता है, जैसा कि इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क, एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम फॉर्मवर्क है पहला मोनोलिथिक क्रैक फ्री स्ट्रक्चर। अगर आप एल्युमिनियम फॉर्मवर्क यूज करेंगे तो जो दरारें हैं मोनोलिथिक क्रैक है वो नहीं आएगा इस केस में। डज नॉट रिक्वायर टिम्बर या प्लाईवुड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क यूज करने के लिए हमें ना तो प्लाईवुड की जरूरत है और ना टिम्बर का जरूरत है। कास्टिंग ऑफ वॉल एंड स्लैब पॉसिबल साइमल्टेनियसली, जो स्लैब या वॉल का कास्टिंग करना है तो इस केस में आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर स्किल लेवल, इसके लिए कोई स्किल लेवल की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम फॉर्मवर्क, इसका डिसएडवांटेज 2 है। पहला है आपका आर्किटेक्चरल चेंजिंग पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर में। ड्यू टू द डेंजरस स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नीड टू प्लान। इस अगर आप एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का यूज करना चाहेंगे इस केस में क्या होगा, आपको एडवांस कैपिटल फाइनेंस का प्लान करना चाहिए क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है इसलिए। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन। फॉर्मवर्क फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर, पहला आपका फॉर्मवर्क फॉर वॉल। वॉल के केस में इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर सीटिंग, सेकंड इज वर्टिकल पोस्ट, थर्ड इज आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर, फोर्थ इज रैकर और फिफ्थ इज स्टेक्स और सिक्स्थ इज आपका वेटेड। ये जो आप देख सकते हैं फॉर्मवर्क वॉल में ये एमएस प्लेट एमएस बार है, यहाँ पे ये वेज्ड है। ये आप देख सकते हैं टिम्बर स्पेसर बोलते हैं इसको। ये जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है साइड से देखते होंगे बोल्ट विथ नट एंड हेड है, ये पोर्शन। ये आपका strut at equal spacing. This portion is called strut at equal spacing. This is called boarding. This is wedged and this member is called brassing. ये है आपका कंक्रीट वॉल, इसको दिस वन इज कॉल्ड सोल प्लेट। और ये है आपका स्टेक, ये हम लोग वुडन ब्लॉक बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसकी पैकिंग के लिए ये मटेरियल है यहाँ, यहाँ से नीचे जो आप देख रहे हैं वो ग्राउंड लेवल है। वॉल फॉर्मवर्क एंड इट्स कंपोनेंट, इसका जो कंपोनेंट है ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग फ्लोर सॉफिट बोलते हैं। ये पोर्शन बॉटम फ्लोर सॉफिट, और ये जो यूज हुआ है ये मेंबर, इसको हम बोलते हैं टिम्बर जॉइस्ट टू सपोर्ट द फ्लोर सॉफिट। ये फ्लोर सॉफिट जो है इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग टिम्बर का जॉइंट्स ऐड करते हैं। ये जो वर्टिकल मेंबर है ये वर्टिकल मेंबर है, इसको बोलते हैं मेटल फ्लॉप्स मीन्स फ्यूलर फ्लेम। फॉर्मवर्क फॉर कॉलम, कॉलम के केस में फॉर्मवर्क आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका स्टड से, ये हो गया पैनल और ये हो गया शोल्डर। तो इट कंसिस्ट ऑफ साइड एंड इन फ्लैंक, योक नॉट इन बोल्स। दो साइड और दो इंड इसका इस तरीके से हम लोग योक और बोल्ट की सहायता से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इरेक्शन सीक्वेंस फॉर कॉलम, अगर कॉलम का फॉर्मवर्क हम करने जा रहे हैं तो हमें सीक्वेंस मस्ट बी फ्लोट करना चाहिए फेलियर से बचने के लिए। जो सीक्वेंसेज हैं उसमें हमारा ये कॉलम क्लेम्स इन पोजीशन देख सकते हैं,
इसको हम प्रोफाइल बोलते हैं. दिस वन इज कॉल्ड प्रोफाइल एंड दिस इज कॉल्ड आर्म. दिस वन इज कॉल्ड वेस्ट and this is proofing cleat. So prior to positioning column, farmer check the steel and the column has been inspected and cleared before casting. First sequence is position formwork for the column from predetermined grid. Second sequence is plumb formwork both ways and securely support using adjustable steel props. Third one is the propping angle should be 45 degree to the floor. जो प्रोपिंग एंगल है वो 45 डिग्री मेंटेन होना चाहिए. इंश्योर द स्टील प्रोप्स आर सेफली सिक्योर टू द कॉलम फॉर्मवर्क एंड द फ्लोर एंड दैट एडजस्टमेंट फॉर पुशिंग एंड पुलिंग इज ऑपरेशनल. सेट आउट द पोजिशन ऑफ कॉलम क्लेम फ्रॉम ए स्टोरी रॉड. ट्रांसफर द कॉलम क्लेम पोजिशन फ्रॉम द स्टोरी रॉड ऑन टू कॉलम फॉर्मवर्क. यूज nails to support the arms of column clamps while waiting. Position and wedge the bottom, middle and top clamp sets. Check the formwork at the top of the square. Position and wedge for remainder of the column clamps using a plumb bound suspended from a gauge block. Plumb the column. When all the column formwork is securely propped, a final check must be done to check plumb in the column alignment before and immediate after the concrete has been poured and vibrated. Formwork for a staircase. In case of a staircase, points to be considered when designing a staircase. Stair formwork must support the weight of concrete. Stair formwork इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि उसका जो सपोर्ट है, वो जो वेट है कंक्रीट का वो ले सके, क्योंकि ये स्लोप में होते हैं, आप देख सकते हैं. और इसके ऊपर जो कंक्रीट पोर्ट करते हैं ना, तो इसका वेट बढ़ जाता है. अगर आप ये सपोर्ट ये स्टेयर अच्छे से नहीं डालेंगे तो ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टेयर सम ऑफ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द साइड वेज. स्लोप होने के कारण इसके साइड वेज ये जो है यहाँ से उस फोर्स को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं. इसलिए हमें फॉर्मवर्क इस तरीके से टाइट कर देना चाहिए कि साइड वेज मूवमेंट को बचा सके. ये है आपका इरेक्शन सीक्वेंस फॉर ए बीम. बीम के लिए हम लोग इरेक्शन का जो सीक्वेंस मेंशन करेंगे, दिस वन इज कॉल्ड बीम फॉर्मिंग सपोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग बीम. दिस इज एक्सटेंशन फॉर बीम फॉर्मिंग सपोर्ट. जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये सारा का सारा आपका इसका फोल्डिंग मटेरियल यहाँ पे है. हम जो सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, पहले है मेकिंग आउट एंड सेटिंग हाइट फॉर फॉर्मवर्क. सेकेंड इज असेंबली एंड पोजिशन प्रॉप, adjustable head jack, formwork barriers and spreaders. Construct and erect sidewalls and beam soffit. Position of sole plates. तो these are the sequence for a beam. जब हम बीम के लिए सीक्वेंस फ्लो करेंगे तो ये आपका 4 पॉइंट है. डिसर्टनिंग. डिसर्टनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सटरिंग. कि हम लोग जब कंक्रीट कास्टिंग कर लेते हैं उसके बाद सटरिंग कैसे रिमूवल करना चाहिए. तो ऑर्डर फर्स्ट वन इज जब कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, पहला जो ऑर्डर है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क. फर्स्ट वन इज सटरिंग फॉर्मिंग वर्टिकल फेसेज ऑफ वॉल, बीम एंड कॉलम शुड बी रिमूव फर्स्ट. सबसे पहले हम वर्टिकल फेसेज वॉल का, बीम का, कॉलम का रिमूव करेंगे. उसके बाद सटरिंग फॉर्मिंग सॉफिट टू स्लैब शुड बी रिमूव. नेक्स्ट जो सॉफिट है स्लैब का वो हम करेंगे. एंड सटरिंग फॉर्मिंग सॉफिट टू बीम या अदर हैवी लोडेड मेंबर जहाँ पे है उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे. जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, कॉलम का डिसेटिंग यहाँ पे किया जा रहा है. और टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, फॉर्मवर्क को हम लोग हटाने के लिए कितने दिन का टाइम लेना चाहिए. जैसा कि स्ट्रक्चरल मेंबर है ओपीसी और ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, तो इन केस ऑफ बीम, साइड वॉल एंड कॉलम, if you are using OPC ordinary Portland cement, then the removal of formwork is 2 to 3 days. But in case of rapid hardening cement, it is 2 days. Slab vertical support remain intact. अगर आप OPC के केस में तो आपको 4 days, और अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो 3 days. Slab complete formwork removal in case of OPC in ordinary Portland cement 10 days. In case of rapid hardening cement is 5 days. Beam removal of seating props remain intact. In case of OPC 8 days, or in case of rapid hardening cement is 5 days.
Beam and arches. Complete formwork removal up to 6 meter span each 14 days in case of OPC, and in case of rapid hardening cement is 5 to 8 days. Beam and arches complete formwork removal more than 6 meter span each 21 days in case of OPC, and 8 to 10 days in case of rapid hardening cement. So cost of formwork for normal works, formwork cost may be considered 30 to 40% of the concrete cost. Failure of formwork. This photograph showing the failure of the formworks. Generally, some unexpected event causes one member to fail. इस केस में आप देख सकते हैं अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से अगर कोई एक मेंबर वहाँ पे फेल हो जाता है, देन अदर मेंबर बिकम ओवरलोडेड इन दिस पोर्शन. अगर ये ओवरलोडेड होगा तो इंटायर फॉर्मवर्क स्ट्रक्चर क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं. यहाँ से कोई एक ही मेंबर पहले फेल हुआ, उसके साथ साथ बाकी का जितना भी पार्ट है वो ओवरलोडेड हुआ और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया. इन केस ऑफ स्लैब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सेम सिचुएशन, वाइब्रेशन, अपर्याप्त आपका ब्रासिंग हुआ, अनस्टेबल सॉइल अंडर फाउंडेशन. ये फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर स्लैब कास्टिंग का है. यहाँ पे नीचे का जो बैक फिलिंग हुआ था प्लिंथ लेवल में, उसका सही तरीके से कॉम्पेक्शन नहीं हुआ और इसी में स्टर जैक लगाया गया. जो लगाया गया उसका सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ पे लोड पड़ा और वो दबा, एक फेल हुआ, बाकी का ओवरलोडेड हुआ और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया. तो हमें जो सॉइल है फाउंडेशन लेवल में हो, जो फिलिंग में प्लिंथ लेवल में, उसको अच्छे तरीके से आपका कॉम्पेक्शन कर देना चाहिए. उसके बाद स्टड का यूज करना चाहिए, स्टड जैक लगाना चाहिए. आपको अपर्याप्त कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट प्लेसमेंट. कंक्रीट प्लेसमेंट जो है वो भी सही तरीके से केयर नहीं किया गया. लेक ऑफ अटेंशन ऑफ फॉर्मवर्क डिटेल. जो फॉर्मवर्क का डिटेलिंग होता है कि हमको कैसे फिक्सिंग करना चाहिए, कैसे उसका फिक्सचर लगना चाहिए, कहाँ पे नट बोल्ट लगाना चाहिए, कहाँ पे स्टड जैक हो, ब्रासिंग कहाँ लगाना है, कहाँ पे क्रॉस ब्रासिंग जाना है, वर्टिकल कहाँ लगाना है, वो नहीं अटेंशन दिए. इसकी वजह से हो सकता है क्रॉस ब्रासिंग और हॉरिजॉन्टल ब्रासिंग सही तरीके से नहीं लगाया गया और पर्याप्त रहा, इसलिए पासिंग ट्रैफिक की वजह से भी हो सकता है. बट जिस एरिया में अगर आप लेबर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो बहुत सारी जगह ट्रैफिक वन वे दे देता है कि उस केस में, लेकिन अगर आपका सेफ है कि नहीं वो देख के तभी मूवमेंट देना चाहिए. वर्कर का मूवमेंट जो है, इक्विपमेंट का मूवमेंट जो है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए फेलियर से बचाने के लिए. सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड एज फर्स्ट वन इज मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मवर्क मस्ट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन. हम जो भी फॉर्मवर्क कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है पहले उसका स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए कि वो स्पेसिफिकेशन फुलफिल करता है कि नहीं. सेकेंड वन, फॉर्मवर्क इज फिक्स फर्मली एंड प्रॉपरली. फॉर्मवर्क अच्छे तरीके से और फिक्स कर लेना चाहिए. उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एरिया मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट वेंडलिज्म ऑफ होमवर्क. वार्निंग से हमको उस एरिया में पुट करना चाहिए जहाँ पे हमारा वर्किंग जोन है. प्रिवेंट एंट्रेंस, जैसे पीपल कहीं से भी अंदर जा सकते हैं, उसको डैमेज से बचाने के लिए. द फॉर्मवर्क मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर द कंक्रीट इज पोर्ड. कंक्रीट पोर्ड होने के पहले आपको बिल्कुल ही फॉर्मवर्क चेक कर लेना है. कहीं पे कोई डिफिशेंसीज है तो उसको रेक्टिफिकेशन कराना है. अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट का ज़रूरत है तो वो भी दे देना चाहिए. स्टड का ज़रूरत है, जैक का ज़रूरत है तो वो लगा देना चाहिए. थैंक यू. वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल में आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए. वहाँ पे आपको ऑल ऑप्शन मिलेगा. ऑल पे क्लिक करने से ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. इंजीनियर मिथिलेश कुमार की ओर से. थैंक यू.